नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्टिलरी गन्स की तरफ से है और अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 800 के आसपास नए माउंटेड गन सिस्टम को खरीदने के बारे में बात बताया गया था, जिसमें कुछ अभी इंडियन मेड और कुछ अभी फॉरेन मेड गन्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंडियन मेड गन्स की बात करें तो अभी इसमें डीआरडीओ की माउंटेड गन सिस्टम, कल्याणी ग्रुप की अल्ट्रालाइट हाउजर की ट्रक माउंटेड वेरिएंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस बीच अभी पता चला कि इसमें अदानी डिफेंस की तरफ से भी आर्मी की इस रिक्वायरमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का फैसला किया जा रहा है। और इसमें अदानी डिफेंस की तरफ से अभी इंडियन आर्मी को एटमॉस गन को ऑफर करने की बात की गई है। एटमॉस एक इजरायली ओरिजिन ट्रक माउंटेड गन है जिसे एलविड सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया है। ये एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है जिसमें इसे कस्टमर के डिमांड के हिसाब से 6x6 या 8x8 व्हीकल के ऊपर माउंट किया जा सकता है और इसको ऑपरेट करने के लिए 2 से 6 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है। इस गन की खास बात यह है कि इसका जो कैबिन सेक्शन है वो पूरी तरीके से बैलिस्टिक प्रूफ होता है, जो कि क्रू मेंबर्स को बाहर से आने वाले किसी भी बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल के खतरे से बचा सकता है। बाकी गन्स की बात करें तो इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मूविंग मैप डिस्प्ले, C4I सिस्टम और हाइड्रोलिक बेस्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव इसमें मिल जाते हैं, जो कि इसके ऑपरेशन को काफ़ी स्मूथ बनाते हैं। इसके अलावा जो माउंटेड गन सिस्टम होता है, इसका कैबिन भी पूरी तरीके से एयर कंडीशनड होता है, तो ये बाकी किसी भी माउंटेड गन सिस्टम के मुकाबले सबसे बेहतरीन क्रू कंफर्ट को प्रोवाइड करने वाला है। अभी अदानी डिफेंस की तरफ से इसी गन को इंडियन आर्मी को ऑफर करने के लिए एलविड सिस्टम के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया गया। इसके अलावा वो अभी एटमॉस गन की एक टोड वेरिएंट को भी इंडियन आर्मी को ऑफर करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें आर्मी की तरफ से भी करीब 400 यूनिट को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। और उसी सेगमेंट में अदानी डिफेंस की तरफ से भी धनुष और AT जिसकी अल्ट्रालाइट वेरिएंट के साथ कंपीट करने का कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेंडर कब तक फाइनल होगा, इसको लेके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अभी इस टेंडर में बोइंग की तरफ से एक बार फिर से अपनी F-15EX को पुश करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस टेंडर में सबसे भारी पलड़ा था वो रफाल का होने वाला था, लेकिन बोइंग अपनी तरफ से इस टेंडर को हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अब फिलहाल F-18 को इस टेंडर से विड्रॉ करने के बाद बोइंग की तरफ से F-15EX को इसमें पुश करने की कोशिश कर रहा है। और बोइंग को एक बात अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि अगर उनको इंडियन एयरफोर्स की टेंडर को हासिल करना है तो उनको कुछ चीज़ों पर यहाँ पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि F-15EX के पास जो मेजर डिसएडवांटेजेस है वो इसका साइज होने वाला और ये एक हैवीवेट कैटेगरी का फाइटर होने वाला, जिसे इंडियन एयरफोर्स अभी लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सेम सेगमेंट में अभी इंडियन एयरफोर्स के पास Su-30M के एयरक्राफ्ट मौजूद है। लेकिन इसको अभी बोइंग की तरफ से एक पॉजिटिव तरीके से पेश करने की कोशिश किया जा रहा है। बोइंग का कहना है कि भले ही F-15EX साइज में सुखोई की या Su-30M की बराबरी का फाइटर होने वाला है, लेकिन ये वर्तमान की Su-30M के एयरक्राफ्ट के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा मिसाइल पेलोड को कैरी कर सकता है और एक ही बार में एक F-15EX 22 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि अकेले ही दुश्मन के एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट को डिफेंसिव मोड में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। और इसमें 5th जनरेशन एवियोनिक्स और सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसको लो ऑब्जर्व एयरक्राफ्ट के साथ भी एंगेज होने में मदद करता है। इसके अलावा बोइंग को पता है कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कभी भी US मेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल या फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो सडनली इंडियन एयरफोर्स कभी भी एक नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पर भी बोइंग की तरफ से अपनी नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। बोइंग का कहना है कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भले ही बोइंग की फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया गया या US मेड फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन वो C-17 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इंडक्शन से लेके आज तक भारत को 95% से भी बेहतर सर्विस अवेलेबिलिटी रेट को प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जो कि इनकी क्वालिटी को दर्शाता है। और बोइंग अभी अपनी सभी फाइटर जेट के साथ भी इंडियन एयरफोर्स को सेम ऑफर कर सकता है। और F-15EX भारत को रफाल और यूरो फाइटर के मुकाबले यूनिट कॉस्ट के हिसाब से भी काफ़ी सस्ते पड़ने वाले हैं और साथ ही इनका सर्विस लाइफ भी लगभग 20,000 घंटे तक होने वाला है, जो कि बाकी कोई भी एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं कर सकता है। और इसकी पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रफाल और यूरो फाइटर के मुकाबले काफ़ी कम होने वाला है, जिससे लॉन्ग रन में इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी सस्ता पड़ेगा।
इसके बाद बोइंग को यह भी पता कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपनी एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस वेपन का इस्तेमाल करना चाहता है, जिस वजह से वो अभी F-15EX के साथ सभी मेड इन इंडिया वेपन को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी एयरक्राफ्ट की सेंसर्स और कंप्लीट एवियोनिक्स को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि असल मायने में एक बहुत ही बढ़िया ऑफर हो सकता है। लेकिन फिर भी साइज की वजह से इंडियन एयरफोर्स शायद ही F-15 को कंसिडर करने से थोड़ा पीछे हट सकता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, और ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जिसे भारत अभी एक्सपोर्ट भी करने लगा है और पूरे दुनिया भर में इसको सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिना जाता है। लेकिन अभी तक इसको एक्सपोर्ट करने में भारत के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी आई थी वो ये कि ये एक हैवी मिसाइल है, जिस वजह से इसको हर कोई एयरक्राफ्ट कैरी नहीं कर सकता है, जिस वजह से इसकी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो इसकी लैंड बेस्ड वेरिएंट और सी बेस्ड वेरिएंट तक लिमिटेड रह जाता था। और जब तक इसकी ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट नहीं आता है तब तक इसकी एयर लॉन्च्ड वेरिएंट की एक्सपोर्ट होना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बताया जा रहा है कि रिसेंटली मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को खरीदने के लिए कुछ भारत के साथ बातचीत करना शुरू किया गया। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक ये वो कंट्री है जो कि पहले से सुखोई सीरीज के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अभी अपनी सुखोई के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते और इसमें वो HAL से मदद भी चाहते हैं ताकि ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो मिडिल ईस्ट रीजन में शायद ही कोई सुखोई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो इसमें अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो कि 70 के आसपास Su-30 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है और इथियोपिया की तरफ से Su-27 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों में से कोई देश होने वाला है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को एक्वायर करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। इसके अलावा रिसेंटली भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से भी एक बात बताया गया था कि वो भी अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट को एक्सपोर्ट करने वाला है और सबसे पहले उन देशों को इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी जो कि Su-30 को पहले से ऑपरेट करते हैं। तो ये ब्रह्मोस A के साथ साथ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए भी भारत के पास एक अच्छा मौका होने वाला है। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशन को लेकर। पिछले कुछ सालों में खास करके जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई हुआ और फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुआ, तो इसके बाद जो लॉइटरिंग मुनिशन थे इनका डिमांड काफ़ी बढ़ने लगा था और इंडियन आर्मी की तरफ से भी ऐसे सिस्टम को खरीदने पर फोकस किया जाने लगा। इस वजह से पिछले कुछ सालों में कई ऐसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर और MSME कंपनी सामने आए थे जो कि ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन को डेवलप करने लगे थे। और पिछले कुछ सालों में हर साल हमें कुछ नए सिस्टम और बेहतर सिस्टम देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में हुई MSME डिफेंस एक्सपो में भी ऐसे कई सिस्टम वहां पे देखा गया था, जिसमें अभी वज्र नाम की एक नई टैक्टिकल मल्टीरोल एयरबोर्न लॉटरिंग UAV सामने आया था और ये अभी तक लॉटरिंग मुनिशन के सेगमेंट में देखे गए सभी सिस्टम से काफ़ी अलग है। अभी तक जितने भी लॉटरिंग मुनिशन देखे गए थे या भारत में डेवलप किए गए थे वो सभी ज़्यादातर एयर टू ग्राउंड या मेनली ग्राउंड अटैक करने के लिए डेवलप किए गए थे, यानी कि या तो उनको किसी एरियल व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता था जिसके बाद वो किसी ग्राउंड बेस्ड टारगेट जैसे कि टैंक हो जाए, बंकर हो जाए, व्हीकल को जाके हिट कर सकते हैं। और सेम तरीके का एप्लीकेशन ट्यूब लॉन्च या ग्राउंड बेस्ड कैटapult लॉन्चर की मदद से लॉन्च किए जाने वाले लॉटरिंग मुनिशन के साथ भी देखा जाता था। लेकिन अभी वज्र नाम की जो लॉटरिंग मुनिशन को डेवलप किया गया इसको एक मल्टी रोल लॉटरिंग मुनिशन कहा जा रहा है। अब इसके बारे में कंपनी की तरफ से अभी तक कोई डिटेल नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसे वो अभी एक मल्टी रोल लॉटरिंग मुनिशन के अलावा एक एयर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की तरह पिच कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि इसको एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा एयर टू एयर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक टर्बोजेट इंजन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि बाकी किसी लॉटरिंग मुनिशन से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये इसको बेहतर स्पीड और एजिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है ताकि ये एरियल टारगेट के साथ इंगेज हो सके और हाई स्पीड टारगेट को इंटरसेप्ट कर सके। इसे अर्टमन एरोस्पेस की तरफ से डेवलप किया गया और उनके मुताबिक ये एक एयर लॉन्च सिस्टम होने वाला है जिसको कोई बड़े साइज की UAV से या फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।